तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश बताया पिछले वीडियो में, और आज मैं आपको ग्रामर पोर्शन पूरा करके बताना चाह रही हूँ। आप ध्यान से देखें, सुने, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए ग्रामर पोर्शन लेकर आई हूँ, यानी व्याकरण का जो 16 नंबर की व्याकरण है, आप उसे देखिए और अपने अंक मजबूत कर लें। 16 अंक पूरे के पूरे आपको मिल सकते हैं अगर आपने ध्यान से देखा और सुना। तो तीसरा प्रश्न, यानी कि पहला और दूसरा तो गद्यांश और पद्यांश था, अपठित, और तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होता है जो व्याकरण से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं, इनमें से कोई 4 आपको देने हैं, 4 का उत्तर देना है। तो पहला देख लेते हैं। ना तो तुम वहाँ जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य बनाना है। और सरल वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता ही है कि इसमें एक क्रिया होती है और एक वाक्य होता है ना। तो इसमें सबसे पहले इसी पे ध्यान देते हैं कि एक क्रिया किस में है। तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, एक क्रिया है। तुम भी वहाँ नहीं जा सके और मैं भी नहीं, तो यहाँ पे दोनों जो है 2 क्रियाएं आई हैं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, इसको पहले से ही क्रॉस कर दो। फिर उसके बाद है यद्यपि तुम और मैं वहाँ नहीं जा सकते, तो यद्यपि और फिर लगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। चूंकि इसलिए लगा, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, एक क्रिया है और सरल वाक्य है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त का मतलब है कि संयोजक शब्द से जोड़ा जाए, 2 वाक्य हैं और 2 क्रियाएं होनी चाहिए, और दोनों अपने आप आपस में अपने आप में निर्भर नहीं हो, यानी स्वतंत्र वाक्य हो जहां वह संयुक्त होता है। तो सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये तो एक क्रियायु, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें संयुक्त वाक्य देखना। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये सही है क्योंकि इसमें और संयोजक शब्द आया है, और दोनों ही सूर्योदय होता है स्वतंत्र वाक्य, प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। आगे भी देख लेते हैं। जब सूर्योदय होता है, जब और तब है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मिश्र वाक्य हो गया। क्योंकि इसलिए लगा, ये भी मिश्र वाक्य हो गया। तो यानी कि हमारा सही उत्तर है ख, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है ना। तो अब तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा है, आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य का मतलब है दोनों ही स्वतंत्र वाक्य नहीं होने चाहिए, 2 क्रियाएं होंगी, 2 वाक्य होंगे, लेकिन स्वतंत्र वाक्य नहीं होंगे। तो आपके आवाज उठाते ही सभी, ये तो एक क्रिया, ये नहीं हो सकता। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ हो जाएंगे, ये हो सकता है क्योंकि इसमें तो लग करके, यानी कि यहाँ पे यदि जो है वो छिपा हुआ है, वो कॉमे की जगह लगा हुआ है। यदि आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये मिश्र वाक्य है। आगे भी देख लेते हैं। आगे है, आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे और लगा है, आप आवाज उठाएंगे, यानी ये संयुक्त वाक्य, ये भी नहीं हो सकता। और आप आवाज उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ हो जाएंगे, ये भी संयोजक शब्द है, ये भी संयुक्त, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। ख ऑप्शन, आप आवाज उठाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इस पर हमने टिक लगा दिया इस तरह से। 4th प्रश्न हमारे सामने है इस तरह से।
निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनें। अब ये फिर से वो विकल्प वाला आ गया प्रश्नों में ही, तो इसे बहुत ध्यान से समझ कर आपने धैर्य के साथ इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर, मिश्र वाक्य पहचानना है तो आप कह सकते थे कि यह गलती आपने की है, कि लगा है। ओके, यदि आप अपना पक्ष रखते, ये भी मिश्र वाक्य है, और ये यदि लगा है तो ये भी मिश्र वाक्य है। जब आपने गलती की ही नहीं है तो ये भी मिश्र वाक्य है। चूंकि और इसलिए लगा है, ये भी मिश्र वाक्य है। इसका मतलब क्या? अब विकल्प देख लेते हैं क्या कह रहा है विकल्प में। केवल कथन एक सही है, नहीं, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए कथन एक का सही नहीं होगा। कथन ख कह रहा है कि 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, तो ये सही तो है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास तो आगे भी और भी सही निकले हैं, इसलिए कथन 2 और 4 सही है। ये भी सही तो है, लेकिन बाकी भी सही हैं, तो बाकी देख लेते हैं। घ क्या कहता है? कथन 1, 2, 3 व 4 सही। यहाँ ये सही है उत्तर, ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों ही प्रश्न मिश्र वाक्य के हैं, इसलिए हम कहेंगे कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह कॉलम 5 यानी 5वां प्रश्न हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। 5वां प्रश्न में कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर कॉलम 1 में कह रहा है बिल्ली आई और दूध पी गई। इसके सामने सरल वाक्य दिया हुआ है, नहीं, ये सरल वाक्य नहीं है। यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, तो ये तो मिश्र वाक्य है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त लिखा है, ये भी सही नहीं है। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये सिंगल वाक्य यानी सरल वाक्य है, लेकिन यहाँ मिश्र वाक्य लिखा है, यानी तीनों का ही इसका मैचिंग नहीं है। अब विकल्प देखते हैं, विकल्प में क्या दिया है, क्योंकि विकल्प के अनुसार हमने सही आंसर देना है, कि जो सही विकल्प होगा उस पर हमने टिक लगाना है। तो देखते हैं कि क में कहता है पहला प्रश्न जो है, पहले का मैच 3 बताया हुआ है, यानी ये मिश्र। बिल्ली आई और दूध पी गई, नहीं, और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो मिश्र वाक्य नहीं है। और खा कहता है कि पहले प्रश्न का जो मेल है वो सेकंड है, यानी कि ये संयुक्त, हाँ संयुक्त तो है, ये संयुक्त वाक्य सही है इसके अनुसार, कि पहले वाक्य का सुमेलित वाक्य है संयुक्त, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहते हैं कि दूसरे का तीसरा मैच है, यानी यदि लिखा है तो ये मिश्र, ये भी सही कह रहा है। और तीसरे का मेलित बताया है, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, यानी तीसरे का मैच सही है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों ही वाक्य ख ऑप्शन के हमें तीनों ही सही लग रहे हैं। बाकी आगे भी देख लेते हैं। ग में बताया है कि पहले का मैचिंग जो है वो सेकंड है, संयुक्त है, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। और दूसरे का मेल जो है वो खा रहा है, वो है पहला, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो मिश्र वाक्य यहाँ सरल लिखा, और तीसरे का मेलित जो है वो मिश्र वाक्य बताया, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमारा सही वाक्य चल रहा है ये, क्योंकि इसमें तीनों सही बताए हैं। पहले का मैच संयुक्त है, बिल्कुल संयुक्त, क्योंकि और लिखा हुआ है। दूसरे का मैच कर रहा है थर्ड वाला, क्योंकि ये यदि और तो लिखा है, मिश्र वाक्य है, तो ये भी सही है इसके अनुसार, है ना। और हमें बिल्ली का दूध फेंकना पड़ा, तो इसका मेल फर्स्ट है, क्योंकि ये सरल वाक्य है, तो ये वाला मिश्र जो ख ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामर पोर्शन का फोर्थ कॉलम क्या कह रहा है हमें। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये भी 4 प्रश्न का है। तो पहला प्रश्न बता रहा है कि
कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 में बताया है कि भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। भारत द्वारा लिखा है, यानी कि ये कर्तृवाच्य तो नहीं है, इसमें कर्तृवाच्य लिखा है। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ने के अनुसार, यानी ये कर्तृवाच्य है। और तीसरा क्या है, विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, यानी कि ये भाववाच्य है। ये मैच तो सही है लेकिन बाकी नहीं है। अब विकल्प में देख लेते हैं कि विकल्प के अनुसार कौन सा सही है। का में बताया है कि प्रश्न 1 का मैच जो है वो 2 है, यानी द्वारा। हाँ बिल्कुल, मैच को ये कर्मवाच्य है, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। उसके बाद दूसरे का मैच बताया है कि पहला है। हाँ ये भी सही है क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, बिल्कुल सही है। यानी पहले का मैच 2 है, ये सही है। और दूसरे का मैच 1 है, ये भी सही है। और तीसरा बता रहा है विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, भाववाच्य, यानी तीसरे का हाँ ये सही है। ये हमारा कॉलम बिल्कुल सही है। फिर भी हम बाकियों को भी देख लेते हैं। खा में बताया है कि पहले का मैच पहला है, नहीं क्योंकि ये द्वारा लिखा है, कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकता। दूसरे का मैच तीसरा बताया है, दूसरे में का कर्तृवाच्य, लेकिन यह भाव है, ये भी गलत है। और तीसरे का दूसरा है, ये भी गलत है। यानी हमें पहले बार में हमें सारा पता चल गया कि फर्स्ट यानी का ऑप्शन बिल्कुल सही है, और पहले का दूसरा नहीं, बिल्कुल सही है। और तो जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें का एकदम कंफर्म पता चल गया कि का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। अब 4th क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमें बता रहा है कि इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, रवीना, कर्मवाच्य का मतलब है कि क्रिया जो है कर्म पर आधारित होनी चाहिए। और रवीना गज़ल नहीं गा पाती, क्योंकि कर्मवाच्य का मतलब है कि कर्ता के साथ में द्वारा लिखा होना चाहिए या से आना चाहिए। रवीना से गज़ल नहीं गाई जाती, हाँ ये है, क्योंकि से है, यानी रवीना के द्वारा गज़ल नहीं गाई। गज़ल जो है वो कर्मवाच्य, यानी ये भी कर्मवाच्य है, ये सही ऑप्शन लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। रवीना पैदल नहीं चल पाती है, रवीना पैदल नहीं चल पाती है। रवीना से पैदल नहीं चला जाता है, नहीं, क्योंकि रवीना से पैदल नहीं चला जाता ये भाववाच्य हो गया, लेकिन यहाँ पे कर्मवाच्य पर आधारित है क्रिया, क्योंकि ये खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, इसलिए दूसरे का खा ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है चलो अब घर चलें, चलो अब घर चला जाए, कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है, नहीं यहाँ द्वारा लिखा है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलो अब घर चला जाए, नहीं, ये का ऑप्शन सही है, क्योंकि चलो अब घर चले जो कहने वाला यानी कि करता है कार्य को, करने वाला जो है वो आज्ञा सीधे डायरेक्ट दे रहा है, चलो अब घर चले, तो का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कर्तृवाच्य का उदाहरण ये का है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कहा है। अब यहाँ चौथे प्रश्न पे लिखा है कि दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य ढूंढना है। कि भाववाच्य का मतलब है कि वो क्रिया करना तो कर्म पर आधारित हो और ना ही कर्ता पर आधारित हो, सिर्फ भाव पर आधारित हो। तो पढ़ नहीं सकती यानी कि दादी जी से पढ़ा नहीं जाता, दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, नहीं, ये दादी जी के अनुसार लिखा है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, सकेगा नहीं, नहीं ये भी नहीं है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, ये सही लग रहा है। दादी जी से पढ़ा नहीं जाता, दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती, नहीं ये सही है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, नहीं ये वाला है, ये ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से भाव पर आधारित है और ये ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं कि 5वां प्रश्न है, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, कर्तृवाच्य ढूंढना है। तो कैसे होगा, बिना सहारे बूढ़ी माँ
बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेगी। कर्तवाचक का मतलब है कि कर्ता पर आधारित इसकी क्रिया होनी चाहिए। और बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं। ये बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, बूढ़ी माँ के अनुसार क्रिया लगी है। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाएंगी, नहीं चल नहीं पाएंगी। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती हैं, चला नहीं जाता है, जाता है यानी पाती है, ये सही है क्योंकि इसके भाव के अनुसार, इसकी क्रिया के अनुसार ये चल नहीं पाती, ये सही ऑप्शन है खा। खा ऑप्शन इसका सही है। पद परिचय दिया हुआ है। 5वां प्रश्न जो है पद परिचय का है, ये हम देख लेते हैं। पद परिचय के अनुसार ये भी 4 अंकों का है और पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चारों ओर छाई हरियाली, हरियाली पर अंडरलाइन है। मनमोहक लग रही थी रेखांकित अंश का पद परिचय देना होगा। पहली बार में ही हमें ये पता चल गया कि चारों ओर छाई हरियाली, हरियाली जो है वो भाव है, भावना है, भाव पर आधारित शब्द है, ये भाववाच्य संज्ञा है। तो इसके अनुसार इसको दिमाग में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। गुड, यानी कर्ता कारक भी है ये, क्योंकि इसके अनुसार क्रिया लगी मनमोहक, हरियाली मनमोहक लग रही थी। ये सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन, बहुवचन नहीं है, ये कर्म कारक भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी, एक वचन भी है और जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। नहीं, ये का ऑप्शन ही सही लग रहा है हमें। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी है, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है और कर्ता कारक भी है। ओके, अब दूसरे पर आ जाते हैं कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, जोर से ब्रेक मारे, यानी जोर से शब्द पर हमने पद परिचय देना है। और ये क्या कहता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और विशेष क्रिया मारे, मारे शब्द के ऊपर ये जोर से, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। रीतिवाचक, हाँ बिल्कुल, यानी कि नियम के अकॉर्डिंग, नियम पर आधारित है ये शब्द, जोर से ब्रेक मारे यानी नियम के विरुद्ध मारे, तो इसका मतलब ये सही लग रहा है, इस पर भी मार्क कर लेते हैं। आगे देखते हैं। स्थानवाचक है, नहीं स्थानवाचक तो नहीं है ये। विशेष क्रिया, ये तो सही है। कालवाचक भी नहीं है। परिणाम, यानी कि हमारा ये सही है, का ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, इस पर हमने टिक लगा दिया, क्योंकि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया मारे शब्द की विशेषता बता रहा है कि जोर से, बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है इस तरह, यानी यह शब्द है, ये सर्वनाम है। यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। ओके, अब यह शब्द के ऊपर हमने पद परिचय बताना। पहली बात तो ये कि ये सर्वनाम है, लेकिन कैसा सर्वनाम है ये बताना है। और जब कोई संज्ञा की विशेषता बताते हुए कोई सर्वनाम आता है, तब वो उसकी परिभाषा हमें पता है कि वो सार्वनामिक विशेषण होता है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम, एक वचन और पुल्लिंग, पुल्लिंग। ओके, यह पुस्तक के लिए आया। सार्वनामिक विशेषण है, हाँ सार्वनामिक, ये आ गया, सार्वनामिक विशेषण है। विशेष्य पुस्तक है, पुस्तक के लिए ये आया, पुस्तक, हाँ ये बिल्कुल सही है, खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। आगे कहते हैं निपात वाक्य, नहीं निपात तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये तो सर्वनाम है। परिमाणवाचक विशेषण, नहीं परिमाणवाचक, परिमाण नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं बता रहा, यह पुस्तक की ओर, पुस्तक की विशेषता पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल जल्दी से मिल गया, ख है, सही है।
आगे देखते हैं कि हालदार साहब ने पान खाया। हालदार साहब ने पान खाया, यहाँ पे खाया शब्द को रेखांकित किया गया है। और खाया तो हमें पता है कि ये क्रिया है ना, लेकिन कैसी क्रिया है? पान इसमें कर्म है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है, ये हमें पता चल गया, क्योंकि ये अकर्मक नहीं है कि पान इसमें कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है, ये ध्यान में रख कर आगे बढ़ते हैं। अकर्मक नहीं, ये नहीं हो सकता। सामान्य भूतकाल तो है, कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता पर आधारित है, लेकिन ये अकर्मक नहीं है। सकर्मक क्रिया है, हाँ ठीक है। कर्म पान है, ये भी ठीक है। सामान्य भूतकाल है, ये भी ठीक है। और कर्तृवाच्य, ये भी ठीक है, यानी कि ख ऑप्शन हमें सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, नहीं, ये नहीं है। कर्म पान ये है, लेकिन ये इसका मतलब यही खा ऑप्शन हमारा सही है। द्विकर्मक भी नहीं है, खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सकर्मक क्रिया है, कर्म पान है, सामान्य भूतकाल है और कर्तृवाच्य है ना, ये बिल्कुल सही है। और अब पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं और चाय में कुछ पड़ा है। अब दोनों के कुछ में अंडरलाइन किया हुआ है, इसके अनुसार हमने वाक्य देखना है कि क्या कह रहे हैं। दोनों वाक्यों के कुछ का सामान्य पद परिचय होगा। का कहता है कि पहला कुछ सार्वनामिक विशेषण है और दूसरा कुछ कहता है अनिश्चित काल, अनिश्चित संख्यावाचक है। नहीं, संख्यावाचक तो ये नहीं है, है ना। और सार्वनामिक विशेषण है कुछ लड़के, हाँ सार्वनामिक विशेषण तो नहीं कह सकते, सार्वनामिक आगे भी देखते हैं क्या है। कुछ जो है अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहा है। पहला खा ऑप्शन कहता है कि पहला कुछ अनिश्चयवाचक हाँ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा कुछ कहता है कि अनिश्चित संख्यावाची है, नहीं संख्यावाची तो नहीं है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे देख लेते हैं। ग है पहला कुछ, यानी अनिश्चित संख्यावाची, हाँ ये सही है। अनिश्चित संख्यावाची क्योंकि कुछ लड़के संख्या वाले हो सकते हैं 2 3 4 5, लेकिन कुछ बताया है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है ये, तो इसका मतलब गा ये तो सही है। उसके बाद दूसरा है कुछ अनिश्चित का, हाँ ये सही है दोनों, कि अनिश्चित संख्यावाचक भी है और अनिश्चित सर्वनाम है, ये दोनों चीज़ें सही है, यानी कि ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ग ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। पहला कुछ अनिश्चित परिमाण नहीं है। ओके 6 पर आ जाते हैं हम। पहला 6 प्रश्न हमारे सामने है, वो कहता है कि अर्थ बिना कब पूर्ण है। यहाँ पे अलंकार बताने हैं, यहाँ पे बहुविकल्पी हैं और 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये भी 4 नंबर का है। अर्थ बिना कब पूर्ण है। शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। यहाँ पर ये अर्थ शब्द आया हुआ है, अर्थ शब्द के ऊपर सारा आधार है ये। अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। अर्थ का शब्द का अर्थ यहाँ पे 2 अर्थ लिए हुए हैं। एक अर्थ का मतलब होता है मीनिंग और एक अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति ऐश्वर्य, यानी कि फाइनेंस जिसे कहते हैं, अर्थशास्त्र होता है ना वो वाला अर्थ। तो इसका मतलब है कि एक शब्द अर्थ आ जाए तो ठाट बाट, यानी एक अर्थ शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए। इसका मतलब ये श्लेष अलंकार है। एकदम फर्स्ट क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि ये श्लेष अलंकार है ना। जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है ना। अब आगे देखते हैं कि कैसे कलुषित प्राण हो जाएं। ये दूसरा है कैसे कलुषित प्राण हो जाएं, मानो मन पाषाण हो जाए। यहाँ पे मानो शब्द आ गया, एकदम से क्लियर हो गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल सही। और इस पे ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उत्प्रेक्षा एकदम स्पष्ट हो गया। आगे देखते हैं। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब यहाँ पर
धनुष जो है अभी उठाया, ये क्रोध में उठाया और चढ़ाया, उस पर बाण, अभी सिर्फ बाण चढ़ाया ही था कि धरा, सिंधु मतलब ज़मीन, सागर, नभ, आकाश सभी कुछ कांपने लगे और जो जीव हैं वो सभी अपने प्राण बचाने के लिए परेशान होने लगे। तो ये अतिशयोक्ति लग रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो एकदम स्पष्ट हो गया कि ये अतिशयोक्ति यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। उसके बाद फोर्थ प्रश्न देख लेते हैं कि एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात। अब यहाँ पर देखो प्राकृतिक चीज है और उसमें मनुष्य का आभास हो रहा है। एक बार में पता चल गया कि एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी लेने की बात। अब बात तो छुट्टी लेने की बात तो मनुष्य सोच सकता है ना, तो इसका मतलब ये मानवीकरण अलंकार है, बिल्कुल स्पष्ट है ये मानवीकरण अलंकार। तो गा पर हमने टिक लगा दिया। अब अगला प्रश्न है कहती हुई उत्तरा। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पे मानो शब्द आ गया, इसका मतलब ये ख उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखो आगे 7th क्वेश्चन जो है ये गद्य पर आधारित है, जो पठित गद्यांश है इस पर आधारित है, और मैं चाहूँगी कि ये इस पर समय ना वेस्ट करके हम उस पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लो, आपकी भी 7वां, तो ये गद्यांश हो गया, पठित गद्यांश हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जो 8वां प्रश्न है वो गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न हैं। गद्य पाठों पर आधारित ये प्रश्न होते हैं जो कि 2 विकल्पीय प्रश्न हैं, जिस पे जो 1-1 मार्क्स के हैं, और वो इस तरह से आएंगे। विकल्प होंगे 4-4, उनमें से एक सही होगा। तो ये बहुत ही टिक लगाने वाले हैं। ये हो गया। और प्रश्न 9 जो है प्रश्न 9 हमारे सामने जो है वो है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय। यहाँ पे जिस तरह से गद्यांश पर था ऐसे ही यह पद्यांश है, पठित है ये, और इस पर भी 2 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें 5 नंबर का है, यानी कि 5 प्रश्न दिए हुए हैं और टिक लगाने वाले हैं, तीनों ही टिक लगाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये तो आप अच्छे से कर लेंगे। और 10वां प्रश्न है हमारे सामने पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 विकल्पीय। यहाँ पे भी 2 विकल्प है, यानी टिक लगाना है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो ये भी आप कर लेंगे। बहुत ही आसान है क्योंकि पुस्तक में से है, पुस्तक के पाठ आपने लर्न किए हुए हैं, तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे। और खंड खा में देखें, मैं आपको प्रश्न पत्र बताना चाह रही हूँ अभी इस समय कि प्रश्न पत्र कैसा आ रहा है, किस तरह कितने प्रश्न आ रहे हैं। खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जिसमें गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने होंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न यानी कि तीनों 2-2 नंबर के हैं और 6 नंबर का ये प्रश्न होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न देख लो। 12वां प्रश्न है हमारे सामने पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि ये भी 2-2 अंकों का है और 6 अंक का है। तो ये 4 प्रश्न दिए हुए, इसमें से 3 का उत्तर आपने देना है। उसके बाद देखो 13th यानी 13वां प्रश्न इस तरह से है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। ये भी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, पाठों पर आधारित है, और यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 50 से 60 शब्दों के करीब होगा इसकी लिमिट। और ये 4 अंक का एक है, यानी कि 8 अंकों का ये प्रश्न होगा। 8 अंक हैं, यानी 4-4 के 2 प्रश्न होंगे। उसके बाद देखो 14वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है, जो 6 अंक का होगा। इसमें चॉइस दी गई है, यानी कि 3 विषय बताए हैं जिसमें से एक पर आपने लिखना है। पहला ये है जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उनमें से भी हेल्प ले सकते हैं।
जो दिया है, आगे के 2 अनुच्छेद और हैं जो इस तरह से दिए हुए हैं। ख है साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियाँ एवं सुरक्षा उपाय। इसके संकेत बिंदु इस तरह से दिए हुए हैं। और गा जो दिया है वो इस तरह से है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई। इसके संकेत बिंदु इस तरह से दिए हुए हैं। उसके बाद 15, 16 और 17 ये आपके लेखन कार्य पर आधारित है। इसको भी देख लो तो हमें लग जाएगा कि पूरा प्रश्न किस तरह से आया हुआ है, पूरा प्रश्न पत्र ही हमारा कवर हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 15वां प्रश्न जो है वो 15वां प्रश्न कह रहा है कि आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता मालवीय हैं। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए खुले पड़े सीवर लाइन के मेन होलों के संदर्भ में दैनिक जागरण अबसा, यहाँ पे नगर का नाम नहीं दिया है, जो प्रश्न में दिया है वही नाम देने हैं। आपने यहाँ नाम दिया हुआ है कार्यकर्ता का, और दैनिक जागरण में नगर का नाम नहीं दिया। अबसा आपने भी यही उसमें लिखना है कि संपादक को एक समाचार पत्रिका समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। और अथवा यहाँ पे आपको चॉइस मिली है, या तो ये एक औपचारिक पत्र लिखना है, अथवा आप श्रेयस राजपूत श्रेयसी सिंह है, ये नाम दिया है। आप छात्रावास में रहते हैं, आपको पिताजी से पता चला है कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी कर देती हैं। माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है, यानी कि एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र है, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। ये भी 5 नंबर का होगा, 5 अंक का होगा। आगे 16वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 16वें प्रश्न में बताया है, 16वां प्रश्न है, आप तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल अबसा नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त यानी बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार करना है। और या फिर अथवा इसमें भी चॉइस दी है, अथवा आप रॉबर्ट पॉल डॉलिस डिसूजा हैं, आपने अबसा प्रकाशन क नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी। प्रकाशन द्वारा उनमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं। इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। अब ईमेल और बायोडाटा दोनों में से आपको चॉइस मिली है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी है। तो ये भी 5 अंक का है। और 17वां जो और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, 17वां और अंतिम प्रश्न है, आपके चाचा जी ने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वे प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं, है ना। आप उनके लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। ये 4 अंक का प्रश्न है और इसमें भी चॉइस मिली है, अथवा या तो आप विज्ञापन लिखें या फिर आप सौम्य गर्ग हैं या सौम्या गर्ग हैं, आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके लिए लगभग 60 शब्दों में शुभकामना व बधाई संदेश लिखना है ना। तो या तो आप विज्ञापन लिखें या फिर बधाई संदेश लिखें, इसमें भी आपको चॉइस मिल रही, दोनों में से कोई एक लिखना है। और आप सोच सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको पेपर किस तरह से करना है। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसका लगभग सभी के मैं वीडियो दे चुकी हूँ, सभी के वीडियो देखते हुए दोबारा से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवर्स कर के भी देख सकते हैं और उनका अभ्यास करते हुए कोई नया टॉपिक, जैसे ये टॉपिक दे हुए, इन्हीं पर आधारित आप अपने मन से या अपने घर के किसी बड़े से कहीं कि ऐसा मिलता जुलता कोई दूसरा टॉपिक आपको लिख के दे ताकि आप इस पर अभ्यास कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक आगे 17 मार्च के एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से तैयारी करें और आप इसमें सफलता प्राप्त करें। तो ऑल द बेस्ट।